बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाजरीन, 12 जून को एक करारदाद पेश होती है IAEA में, जो कि अमेरिका की जानिब से पेश की जाती है और इसके अंदर सिर्फ 3 ममालिक ऐसे होते हैं जो उस करारदाद की मुखालफत करते हैं। वो होती है करारदाद ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके खिलाफ। उसमें चीन, रूस और बर्किना फासो जो कंट्री है ये मुखालफत करते हैं। इसके अलावा 11 ममालिक ऐसे हैं जो उस करारदाद में शमूलियत इख्तियार भी नहीं करते। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि उन 11 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। उस करारदाद के पेश होने के सिर्फ एक दिन बाद 13 जून को जो इसराइल है वो ईरान के ऊपर हमला कर देता है और यूं ये जो जंग है इसका बाकायदा आगाज हो जाता है। और इस जंग के अंदर आपने देखा कि अमेरिका भी शामिल हो गया। अभी सीज फायर की बिल्कुल खबरें आ रही हैं और 24 घंटे निहायत ही अहम बताए जा रहे हैं कि सीज फायर होना है। पहले ईरान करेगा और फिर जो है वो इसराइल की जानिब से सीज फायर किया जाएगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जंग बंदी हुई क्यों और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 1948 में जब काफ़ी सारे शिप जो हैं वो यूरोप के यहूदियों को लेकर वो फ़लस्तीन की सरजमीन पर आए और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिसमें उसी तरह का एक शिप आज उन्हीं यहूदियों को वहां से लेकर वापस जा रहा है। ये कि एक इसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से जो वादा की गई एक सरजमीन है, लेकिन इस प्रॉमिस लैंड के की आड़ में वहाँ के जो फलस्तीनी हैं उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गजा की सूरत हाल आप देख चुके हैं। अच्छा, ये आप आते हैं जो सीज फायर है, इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अना और अपनी जो हठधर्मी है उसको पूरा करने के बाद ही सीज फायर की तरफ हो गया है। उन्होंने ईरान के ऊपर जारियत की, उसके 3 एटमी जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमला किया अमेरिका ने, और इसके अलावा इसराइल ने भी अपनी फजाई के तहत बेशुमार हमले किए जो कि ईरान की सरजमीन के ऊपर किए गए और ख़ास तौर पर तेहरान को टारगेट बनाया गया। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ईरान की जो जियो स्ट्रेटजिक जो उसकी पोजीशन है और उसका जो महल वकूअ है वो बहुत शानदार है। ये कोई गजा या दीगर ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर बड़ी आसानी से रजीम चेंज कर लेंगे। वो कि जो इमाम आयतुल्लाह खामनेई है उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी टारगेट किए, काफ़ी हमले भी हुए, लेकिन वो महफूज रहे। इसके बाद जो उनके कामयाब हमले थे वो ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी उनकी शहादतें हैं। इसके बाद उन्होंने पहले तो वो कह रहे थे कि हमने रजीम चेंज करना है, लेकिन जब रजीम चेंज ना कर पाए, उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, तो फिर जो है उन्होंने इसराइलियों ने बयान देने शुरू कर दिए कि हम तो रजीम नहीं चेंज करना चाहते थे, बल्कि हम जो हैं हम चाहते हैं कि ईरान जो है वो कभी भी न्यूक्लियर जो है वो एटम जो है वो ना बना सके, मतलब कि एटम बम ना बना सके। लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामी हुई और ईरान का मौक़िफ़ ये है कि उनके जो तमाम न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पर महफूज है और अमेरिका ने जिन साइट्स के ऊपर हमले किए हैं वो साइट्स से वहाँ से हमने उससे पहले ट्रांसफ़र कर ली थी। क्या सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या ये करना इतना आसान था ईरान के लिए और क्या वाकई ईरान ये कर पाया है कि नहीं। इसके अलावा आपको ये भी नाजरीन को पता होना चाहिए कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो कोई 2, 3, 4 या 5 नहीं है, बल्कि 15 मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं और वहाँ पर उनके जो यूरेनियम अफसुदगी का जो प्रोग्राम है वो जारी है। इसके अलावा उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह उनके जो मिसाइल्स हैं, फतह मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, इन्होंने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। और ये दुनिया ने पहली मरतबा ये मनाजर देखे कि तल अवीव के अंदर, हिफा के अंदर और इसराइल के दूसरे शहरों के अंदर तबाही के मनाजिर। यहाँ पर एक और बात भी आपको बताते चलें कि इसराइल की जानब से, वहाँ के लोगों की जानब से भी ये प्रोटेस्ट किया गया तल अवीव के अंदर जंग के खिलाफ और वहाँ पर तकरीबन 15 यहूदियों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर एक ऐसी खातून को भी गिरफ्तार किया गया जो इसराइली थी, यहूदी थी, लेकिन उसने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था अपने हाथों में और उसके ऊपर नारादारी था कि वो जंग के खिलाफ है, इस जंग को रोका जाए। जब इसराइली फोर्सेस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछा कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, आप मुझे क्यों अरेस्ट करना चाह रहे? तो उन्होंने कहा यू आर अगेंस्ट द वॉर। तो वहाँ इसराइल के अंदर भी ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि जो नेतन्याहू की जो ज़ियोनिस्ट थिंकिंग है ये इसराइलियों के लिए भी खतरनाक है। इसके अलावा जब ईरान ने अपने मिसाइल मारे इसराइल के ऊपर तो काफ़ी सारे जो लोग हैं
वो नीचे जो ज़ेर ज़मीन उनके तहखाने थे, जो बंकर थे, उसके अंदर चले गए। वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो उनके लिए मफलूज हो गई, जो कि इसराइली घूमने फिरने वाले, चलने वाले, और कभी उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर भी अटैक होंगे। और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, कभी रात 3 बजे, कभी रात 4 बजे, कभी रात 12 बजे मिसाइलों की जो है वो हमारे ऊपर भी बारिश होती रहेगी। आज मलबे के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसे अफराद जख्मियों को निकाला है, और उनको वो मनाज़िर भी याद होने चाहिए जो गज़ा के अंदर इसराइली बर्बरियत के तहत जो है वो काफ़ी तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है वहाँ पे मुसलमान बेगुनाह जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा इस जंग बंदी का एक और भी महरक़ात, कुछ लोग कहते हैं कि जब जैसे ही ईरान ने इसका रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कतर के अंदर, इराक के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये एक फेस सेविंग के तौर पर ये किया गया है। अगर फेस सेविंग ईरान को मिल रही है तो ये फेस सेविंग अमेरिका को भी तो मिल चुकी है, क्योंकि उसने भी अपनी अना के तहत ईरान के ऊपर हमला किया। कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि ईरान जो है इसका काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान का इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी नुकसान हुआ है, नाकाबिल इत्तलाफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान ने इससे पहले 2020 के अंदर भी इराक के अंदर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया था, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग समेत वहाँ पे चंद एहलकार भी जख्मी हुए थे। इसी तरह इसराइलियों की हलाकतों की खबरें भी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगी, और जख्मी जो है वो तो फॉरेन मीडिया उसको कवर कर ही रहा है। और एक और बात भी आपको पता होगी कि तल अवीव के अंदर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी वहाँ पर बैन किया गया है कि आप वहाँ की कवरेज ना करें। जब आपका पूरे का पूरा मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड हो, तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो खबरें पूरी दुनिया के अंदर फैलती हैं, और लोगों को ये सच पहुंचता है कि आया हकीकत में इसराइल का नुकसान हुआ कितना है। आप चाहे जितना मर्जी इख्तिलाफ कर सकते हैं ईरान से, लेकिन ईरान ने डे 1 से लेकर अभी जंग बंदी के ऐलान तक अपने मिसाइल जो है वो उनको मारता रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान और इसराइल की जंग बंदी हुई है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी ही जो है वो ईरान का दिफा बनी है। और हमें ये भी शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत है। ईरान वो रेड लाइन है, अगर वो क्रॉस होती है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। लेकिन दुनिया ये भी याद रखेगी कि जो पाकिस्तान का नंबर लगाने वाले हैं उनका नंबर भी लगा दिया जाएगा इंशाअल्लाह।